नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे। ये तो सिर्फ झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। यूपी की सियासत में इन दिनों घमासान मचा है। एक तरफ रामपुर सीट पर उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो गया, तो दूसरी तरफ आजम खान को हेट स्पीच के मामले में 3 साल की सजा सुनाई गई है। उनका पक्ष कोर्ट में पी चिदम्बरम रख रहे हैं। ऐसे में यूपी में अपनी मजबूती का दावा करने वाली सपा कैसे बीजेपी को टक्कर दे पाएगी, क्योंकि गोला गोकर्ण सीट पर हुए उपचुनाव में भी भाजपा ने जीत हासिल की है और उसी से उत्साहित भाजपा अब मिशन मैनपुरी लोकसभा और रामपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इन दोनों ही सीटों पर 5 दिसंबर को चुनाव होना है। मैनपुरी सीट जहां मुलायम के निधन के बाद खाली हुई है, तो वहीं रामपुर सीट आजम खान की विधानसभा सदस्यता निरस्त होने के बाद। खास बात यह है कि इन दोनों ही सीट पर सपा सहानुभूति को भुनाना चाहती है। मैनपुरी से मुलायम का जुड़ाव ऐसा है कि यहां सहानुभूति वोट सपा को मिलने की प्रबल संभावना है। ऐसा ही बीते दिनों गोला गोकर्ण सीट पर उपचुनाव में भी देखा गया था, जहां अरविंद गिरी की मौत के बाद उनके बेटे अमन गिरी को रिकॉर्ड जीत मिली। ऐसे में बड़ा सवाल है कि बीजेपी और सपा की पिक्चर में किसकी पिक्चर हिट होगी और किसकी फ्लॉप, ये देखना दिलचस्प होगा। यूपी का सियासी घमासान और कौन मारेगा मैदान। रामपुर सीट पर उपचुनाव किसका फिट बैठेगा दांव। बहुत सारे सवाल हैं कि आखिरकार क्या होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ये दोनों ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहां हैं, किस स्तर पे हैं, कैसा चल रहा है और क्या हमने उठापटक देखी, हमने बहुत अच्छे से देखा है। लेकिन अब क्योंकि एक तरफ लोकसभा है, दूसरी तरफ अभी उपचुनाव रामपुर सीट के है, तो कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण हो गया है कि आखिर किसको किसका साथ मिलेगा, या जनता जो है वो वाकई में साइकिल का साथ देगी या फिर कमल को खिलाएगी। ये बड़ा सवाल है। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और सपा का पक्ष रखने के लिए शशांक यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं। शशांक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले विवेक जी आपसे ही करना चाहती हूँ। एक मुझे लगता है आज के इस टॉपिक में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि देखिए, गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट तो मिल गई। रामपुर की जहां तक अब बात हो रही है, ये थोड़ा सा पेच उलझा हुआ सा हो गया है, क्योंकि एक वोट बैंक से अलग भी हटकर देखें तो मुझे लगता है क्या एक लहर काम करेगी, या एक लहर इसलिए भी क्योंकि जो लहर मतलब आप समझ रहे हैं, बीजेपी की लहर एक हवा होती है कि उस समय पे जिसको साथ मिल रहा होता है वो ऐसे ही बहा के ले जाता है, बहता चला जाता है। तो क्या उसका फायदा मिलेगा, या रामपुर मुझे लगता है जैसे कि मैनपुरी, यहाँ पे सपा की एक प्रबल संभावना है लोकसभा के लिए जब ये तमाम चीजें आएंगी। और ऐसे ही रामपुर है क्योंकि आजम खान, उनके बाद उनकी वाइफ, और उसके बाद अब क्योंकि ये निरस्त हुआ, उनको सजा हो गई, तमाम चीजें। तो बीजेपी इस सीट को कितना एक चुनौतीपूर्ण मानती है? देखिए राठी जी, हम किसी भी चुनाव को पूरी गंभीरता से लेते हैं और हमारी पार्टी, हमारे कार्यकर्ता चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। रही बात रामपुर सीट की, तो रामपुर में इसके पहले भी आपने देखा कि लोकसभा सीट खाली हुई थी और तमाम कवायदों के बाद समाजवादी पार्टी उस रिक्त स्थान को भरने में नाकामयाब रही, उसको भारतीय जनता पार्टी ने भरा। इसी तरह से रामपुर की भी विधानसभा सीट खाली हुई है। इसमें कोई सहानुभूति जैसा फैक्टर नहीं है। इसमें आजम खान अपनी बदजबानी के लिए, हेट स्पीच के लिए अदालत से सजा पाए हैं और उसके नाते उनकी ये सीट गई है। तो जनता जनार्दन सब जानते हैं कि आजम खान अपनी बदजुबानी के लिए कितने बदनाम हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रत्याशी होगा वो साफ सुथरा प्रत्याशी होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद रामपुर सीट पे भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। रही बात मैनपुरी की लोकसभा सीट की, ठीक है, वो नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के दो लोग गमन से खाली हुई है और उनका सब लोग सम्मान करते हैं, हम भी सम्मान करते हैं, राजनीतिक गलियारे में उनका सम्मान सब लोग करते हैं। लेकिन जब उनकी विरासत
को आगे ले चलने की बात आएगी तो जिस कौम की वो हमेशा से फर्माबरदारी करते रहे, उस कौम के लोग ये भी देखते हैं कि उनके अपने कुनबे में या उनके परिवार में कौन उस बात को आगे ले जा रहा है। अगर कोई नहीं ले जा रहा है तो निसंदेह इस तरह से मुलायम सिंह जी का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को सदन में मिला, संसद में मिला, जो उस तरह के उनके बयान से भारतीय जनता पार्टी हमारे नरेंद्र मोदी जी के लिए, हमें पूरी उम्मीद है कि वहां भी उनके अनुयायियों का, उनके फॉलोअर्स का आशीर्वाद, प्रेम हमें प्राप्त होगा। दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती से लड़ेगी और दोनों जिताने का काम जनता जनार्दन करेगा। ठीक है, चलिए वापस आती हूँ आपके पास। शशांक जी, समाजवादी पार्टी कैसे ले रही है इन दोनों ही चीजों को? चाहे हम मैनपुरी की बात कर लें, अभी हम रामपुर की बात कर लें, दोनों ही बातें कैसे लेते हैं? भाई उनको तो लग रहा है कि उनका एक काम अलग है, तमाम चीजें अलग। आपने सुना है विवेक जी को, समाजवादी पार्टी कैसे ले रही है, कैसे इस चीज को आप होल्ड कर पाएंगे? नहीं, होल्ड का पार्टी में इधर नेताजी के निधन के बाद एक थोड़ा सा कार्यकर्ता भी सदमे में था और गोला का उपचुनाव हुआ, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से अपने विधायक, हालांकि वो हमारी समाजवादी पार्टी की ही उपस्थित थे, अरविंद गिरी 3 बार सपा से विधायक रहे, भाजपा ने लिया। रामपुर में भी भाजपा के पास प्रत्याशी कोई नहीं था, हमारे ही एमएलसी घनश्याम लोधी को उन्होंने लड़ाया था लोकसभा में। तो प्रत्याशी तो भाजपा के कैडर के पास वो प्रत्याशी नहीं है जो सीटों पर लड़े, तो वो कोशिश केंद्रमानी ये लोग करते हैं, वो करते रहेंगे। मैनपुर में भी यही प्रयास करेंगे और रामपुर में भी यही प्रयास करेंगे, इसमें अभी तक प्रत्याशी नहीं घोषित किया है इन्होंने। जो चीज है रामपुर का, आजम साहब के साथ अभी विवेक भाई सुन रहा था, कह रहे थे कि कोई सहानुभूति नहीं है। टाइमिंग पे जरा गौर करिए राखी जी, हिमाचल के चुनाव है, गुजरात के चुनाव है, उसी के साथ इन सीटों को कराने की कोशिश की गई है। और देखिए, ये कह देना बड़ा आसान है कि चुनाव आयोग करता है, लेकिन तारीखें हमेशा सरकारें तय करती है, चुनाव आयोग भी करता है। और दोनों ही जगह पर हालत बहुत खराब है। वो चाह रहे हैं कि ये चीजें बाद में कहीं माहौल ना बिगड़े, तो लगे हाथ इसको करा लो ताकि टेम्परामेंट पे कहीं अंतर ना आए। और आजम साहब के लिए जहां तक बात है, पार्टी समाजवादी पार्टी मैनपुरी और रामपुर तो विशेष रूप से दोनों ही जगह पर पार्टी का संगठन भी तैयार है, चुनाव पर किसी भी समय पार्टी वहां लड़ सकती है। हमें दोनों जगह पे कोई धोखा भी नहीं है, किसी भी रूप में पार्टी वहां दोनों जगह चुनाव जीतेगी। लेकिन जो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये कि भारतीय जनता पार्टी का जो पिछले का जो चुनाव हुआ रामपुर का, अगर 10-10 वोट पड़े हो, जहाँ पे अल्पसंख्यक वोट निकल के ना आया हो, तब जाहिर सी बात है कि हमको ये कहने का पूरा अधिकार है कि शासन प्रशासन का कहीं ना कहीं दबाव है। और एक स्वतंत्र मीडिया होने के नाते इस पर कोई डिबेट नहीं हुई कि लोग इतने कम वोट डालने क्यों आए थे। और दूसरी चीज, जन चर्चा में विवेक भाई कह रहे थे कि आजम साहब के साथ कोई सहानुभूति नहीं है। हेट स्पीच की समान सेक्शन, सेम लैंग्वेज की बात हो रही है, वहीं पर आजम साहब 3 साल की सजा पाते हैं और खतौली के विधायक 2 साल की सजा पाते हैं, जिस पर अभी भी भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि उनकी सजा रद्द हुई कि नहीं रद्द हुई, एक लीगल ओपिनियन मांगी हुई है। ये सारी चीजें ऐसा नहीं है कि टीवी डिबेट पे ही तय हो रही, आम जनता के बीच में ये मुद्दे बड़े डीप तक गए हुए हैं। और शासन प्रशासन की जो पार्शियलिटी है, जो एक वो सत्ता का जो दबाव कह लीजिए या सत्ता का जो प्रभाव है, वो भी जनता में चर्चा का विषय है। और मुझे लग रहा है कि ये सारी चीजें मिलकर समाजवादी पार्टी के पक्ष को मजबूत करेंगी, रामपुर में भी और मैनपुर में। ठीक है, लेकिन एक बात और है शशांक जी, अभी हम कुछ टाइम से देख रहे हैं, हमने बहुत सारे इलेक्शंस देखे, अभी भी हम देख रहे हैं, और फिलहाल कहते हैं, ये आप भी देखिए मानते होंगे कि जो जीता वही सिकंदर, ये हम हमेशा सुनते देखते बोलते आए हैं। ऐसा क्यों हमेशा देखने में आ रहा है कि कहीं ना कहीं कैसा भी इलेक्शन हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी लगातार जीतती जा रही है? इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? नहीं, आप ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जीतती जा रही है, ये एक प्रोफाइल मेंटेन की हुई। अभी के 7 के उपचुनावों में से 4 जगह पे भारतीय जनता पार्टी जीत भी रही है और सरकार रहते हुए मध्य प्रदेश बॉम्बे में हार रही है। आप ये भी तो देखिए, ऐसा नहीं है, वहां पर सरकार है इनकी एक नाथ शिंदे के साथ, लेकिन वहां पर विपक्ष का जीत रहा है।
तो ये सारी चीजें इस चीज को साबित कर रही है। मूलतः उपचुनाव जो होते हैं, अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड निकालेंगी तो 90% जिस दल की सरकार होती है, क्योंकि जनता सोचती है सरकार इनकी बनी हुई है, सरकार चेंज करने से कोई लाभ नहीं होता है, सत्ता का एक कंटिन्यूटी बनी रहती है। तो पूरे हिंदुस्तान का पैटर्न उठा के देख लीजिए कि 90% रिजल्ट, हमारे भी उपचुनाव हुए थे तो 10 में से 9 हमने भी जीते हैं, ऐसी चीज नहीं है। तो ये उपचुनाव क्राइटेरिया नहीं होता, उपचुनाव में हमने हराया भी है इनको। नूरपुर का चुनाव था, फूलपुर का लोकसभा का चुनाव था, गोरखपुर का चुनाव था, जहां पर इनको हमने हराया भी है, इनकी सरकार रहते हुए, डबल इंजन की सरकार के रहते हुए हराया है। तो जनता के अंदर कुछ ना कुछ एक चला करता है। नूरपुर में गन्ने का पेमेंट का प्रकरण था, फूलपुर वगैरह में ये किसानों को मट्टी नहीं खोदने दे रहे थे, ये चीजें हैं। वही चीज अब रामपुर में जब जनता देखती है कि आजम साहब के साथ इतने इतने मुकदमे हो रहे हैं और जो कि पब्लिक डोमेन में है, कि उनसे जनता को सहानुभूति मिल रही है, आप मेंबरशिप खत्म कर सकते हो, उनकी लीडरशिप खत्म नहीं कर सकते, वो लीडर तो रहेंगे ही रहेंगे। और दूसरी चीज ये कि सेम सेक्शन में एक बंदा 3 साल की सजा पा रहा है, एक बंदा 2 साल की सजा पा रहा है, केवल टेक्निकल आधार पर 2 साल वाला रुका हुआ है। कानून ये है कि 2 साल से अधिक की सजा पर सदस्यता रद्द हो जाएगी। तो खतौली के जो भाजपा के विधायक हैं अभी टिके हुए हैं, उन पर लीगल ऑप्शन माना हुआ है, अभी भी पोजीशन क्लियर नहीं है। कानून तो कह रहा है कि सदा समाप्त हो जानी चाहिए। ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जो पब्लिक डोमेन में गली नुक्कड़ पे चर्चा का विषय है, खाली परफॉर्मेंस के ही आधार पर नहीं है। बहुत सी चीजें होती है सरकार की कि सरकार किस रूप में काम कर रही है। मुझे लग रहा है कि ये सारी बातें निकल के आ जाएंगी। और मैनपुरी में जहां तक नेताजी की वो विरासत की जो बात अभी विवेक भाई ने कही, सही है बात, उन्हें एक विरासत कंटिन्यू करती है, लेकिन वहां पर संभावना जो लग रही है कि तेज प्रताप जी का नाम जिस तरीके से आ रहा है, वो पहले से भी सांसद रह चुके हैं, तो हमारे लिए तो मैनपुरी एक समाजवादी पार्टी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। तो मुझे लग रहा है, और जिस तरह का लोगों का जुड़ाव रहा है, हमें कोई धोखा ना रामपुर पे लग रहा है ना मैनपुरी पे लग रहा है। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए, क्योंकि दोनों ही जगह की मैं बात करूं तो ये समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है निश्चित तौर पर, और होता है ये विश्वास, यदि कहीं से है वो प्यार आशीर्वाद मिला है जनता का, तो ये आज एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। खैर ठीक है, लेकिन फिर भी अब जब इलेक्शन होगा, क्योंकि डेट्स तो आ गई हैं, अब जब इलेक्शन होगा तो निश्चित तौर पर जनता का क्या मूड है, वही प्यार देना है या बदलाव करना है, ये जनता के ऊपर है। खैर विवेक जी, देखिए समाजवादी पार्टी का कॉन्फिडेंस एक अलग बात हुई और मुद्दे एक अलग बात हुई। अब मैं सीधे सीधे रामपुर में आ जाऊं या मैं मैनपुरी की भी बात कर लूं, तो देखिए बहुत बड़ी बात होगी, ये आप भी समझते होंगे कि जब एक किसी भी राजनीति का एक बड़ा चेहरा वहां से जुड़ा हो, जो उस पार्टी की जड़ रहा हो, जिसने उतना दिया हो, जिसने उस ड्यूरेशन में सरकार के दौरान काम किया हो, उसकी सीट को छीन लेना या वहां पे कब्जा करना ये आसान तो नहीं होगा। इसके लिए बीजेपी की क्या रणनीति? ना आजमगढ़ था इसके पहले, ना रामपुर की लोकसभा थी, दोनों सीटें आसान नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने दोनों चुनावों को गंभीरता से लिया और दोनों सीटें लोकसभा की छीन के दिखा दिया समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी का नेतृत्व इस तरह से उस समय भी आश्वस्त था, और आज भी इनकी जो आश्वस्त जिस तरह से दिख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जमीन पे काम करती है, जनता के बीच में जाके काम करती है। हमारा नेतृत्व एसी कमरे में नहीं सोता है। हम रामपुर भी जीतेंगे और मैनपुरी भी जीतेंगे। रामपुर में देखिए अदालत ने फैसला सुनाया, अदालत के फैसले पे कोई टीका टिप्पणी हमारी करने की हैसियत नहीं है। अदालत ने गुण दोष के आधार पे उनको 3 साल की सजा सुनाई, उनकी बदजबानी के लिए सुनाई है। और आजम खान जैसा व्यक्ति अपनी बदजबानी के लिए बहुत शुरू से बदनाम रहा है। उनकी बदजबानी के बारे में किसी को कुछ कहने सुनने या समझाने की आवश्यकता नहीं है। तो वहां तो सहानुभूति का कोई फैक्टर है नहीं, वो सीट तो हम इनसे छीनने जा। रही बात मैनपुरी की, तो मैनपुरी में मैंने इस विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया था। ठीक है, नेताजी का सब लोग सम्मान करते हैं, सब सम्मान करते हैं, लेकिन नेताजी के उस जो पार्टी उन्होंने जो कुनबा जो जोड़ा, उस कुनबे को आगे ले चलने की स्थिति में अखिलेश यादव नहीं दिखाई देते। उनके नेतृत्व में कुनबा ही बिखर रहा है। तो आगे उनकी विरासत जनता उनको सौंपेगी कि नहीं सौंपेगी, ये संदेह के दायरे में। हम जनता के बीच में हैं, हम पूरा प्रयास करेंगे कि
जो उनके फॉलोवर हैं, जो उनके अनुयायी, उनका प्रेम और आशीर्वाद हमें मैनपुरी में प्राप्त हो। हम उस चीजों को आगे ले जाने में सक्षम है। अखिलेश यादव जी नेताजी की विरासत को आगे ले जाने में सक्षम नहीं दिखाई पड़ते। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, अपने उस कुनबे को नहीं एकजुट कर पा रहे, जो कुनबा, जो परिवार उनको सौंप गए मुलायम सिंह जी। लेकिन विवेक जी हमें ये भी देखना होगा कि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद निश्चित तौर पर एक जो हमने बिखराव तो मैं नहीं कहूंगी, हाँ ये कह सकती हूँ कि एक दुख का समय था। उस समय पे हमने शिवपाल को भी सुना, उस समय हमने अखिलेश को भी सुना, उस समय उनकी भावनाओं को, तकलीफों को देखिए हम समझ सकते हैं, क्योंकि जो उन्होंने खोया है उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। तो एक बात ये शिवपाल ने भी उस वक्त कही थी कि यदि मुझे नेतृत्व के लिए बुलाया गया या मुझे बोला जाएगा, मैं पूरा सहयोग करके आऊंगा। तो आज भले हम बिखराव की बात कर रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि ये उनमें क्षमता नहीं है, लेकिन यदि ये फिर से एक होते हैं या वो चीजें आ जाती हैं इलेक्शन के पहले, तो फिर तो ये एक डबल ताकत होगी समाजवादी पार्टी की। देखिए, जो चीजें जब होंगी उस हिसाब से आगे की रणनीति बनेगी। अभी जो समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जी की स्थिति है, जो उनके कुनबे का बिखराव है, आज की स्थिति, आज की हमारी रणनीति उसको देखते हुए है। राजनीति में भविष्य के स्थितियों पर प्रश्न नहीं हो पाती। जो वर्तमान स्थिति जो साफ दिख रहा है कि अखिलेश यादव जी परिवार को एकजुट रखने में नाकामयाब रहे हैं। ठीक है, नेताजी के गोलोक गमन से एक सहानुभूति माहौल बना है परिवार में, लेकिन उस माहौल को अखिलेश यादव जी कितना नेतृत्व प्रदान करके अपने साथ लेके आगे बढ़ पाते हैं, ये उनकी क्षमता पे प्रश्न चिन्ह है। ठीक है, और हमें इसका लाभ मिलेगा। ठीक है शशांक जी, मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं और आप ही चर्चा में बैठे थे जब मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ था, और उस वक्त पे कुछ ऐसी ही बात नेतृत्व को लेकर उठी थी। तब भी आपने एक बात बोली थी कि देखिए इस वक्त पे जो गया है वहां पे सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट है कि इस वक्त सब एक होने की बात कर रहे हैं, और ये शायद वर्ड्स थे अखिलेश यादव के भी कि उनको एक ताकत देने के लिए यदि सब लोग एक हो जाएंगे तो शायद ये बहुत बड़ी एक ताकत होगी। और उस समय का जो माहौल होता है, मुझे लगता है शायद सबने ऐसा सोचा होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अभी भी ऐसा ही लग रहा है कि कहीं ना कहीं कमी जो है वो अखिलेश यादव की है, वो होल्ड नहीं कर पा रहे हैं या शायद करना नहीं चाहते। क्या वाकई ऐसा है? इसको, इस चीज का एक कहते हैं ना, एक दाग लग जाता है कि किसी पे हमने एक दाग लगा दिया कि नहीं ये कभी कर ही नहीं पाएंगे, इसको कैसे करेंगे? भारतीय जनता पार्टी बहुत होशियार है, पूरी की पूरी इनकी आईटी सेल, जो विवेक भाई भी जो बोल रहे हैं वो भी पूरा अंडर डायरेक्शन बोलते हैं, ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि क्या बोलना है, और वहां पर एक ही भाषा मिलेगी जवाब। वो बीजेपी ने मान लिया कि उनको राहुल गांधी को पप्पू करना है तो फिर वो पप्पू ही बोलेंगे, और जब उन्होंने कह दिया कि अखिलेश जी कुनबा नहीं समेट पाए, तो आप एक छोटे से कार्यकर्ता से पूछेंगे। और ये मैं भारतीय जनता पार्टी की तारीफ भी करूंगा कि उनका कम से कम इतना एक वो एक कन्वर्सेशन है, जो भी हो, चाहे रोबोटिक स्टेज हो, लेकिन वो बोल रहे। बात सिर्फ इतनी सी है, मैंने उस वक्त भी पिछली वाली डिबेट में भी कहा था और आज भी आपसे कह रहा हूँ, इतनी समय पार्टी का विभाजन भी हुआ था, उस समय 95% जो पार्टी के पूरे नेशनल एग्जीक्यूटिव थे, हमारे कोऑर्डिनेटर्स जो थे, उन लोगों ने अखिलेश जी को नेता माना था। और उस वक्त स्थिति ये थी कि पार्टी को एकजुट रखने की, भ्रम से निकालने की जरूरत थी कि एक कुशल नेतृत्व हो, एक यंग युवा नेतृत्व मिले। उस चीज में अखिलेश जी पूरी तरीके से पैमाने पर सही उतर रहे। और जहां तक शिवपाल जी की बात है, बीच में टकराव हुआ, लेकिन जब नेताजी के निधन के बाद जिस तरह के उनके बयान है वो पॉजिटिव बयान, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, उनके अपने मन के अंदर क्या चल रहा है, किसी के मन में कोई नहीं झांक सकता। लेकिन अभी तक हम लोग को नेताजी के निधन के बाद से जो भी चीजें मिल रही है पॉजिटिव मिल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि समाजवादी पार्टी ये मान के चल रही है कि अखिलेश जी के नेतृत्व को मजबूत करना है। गोला का भी उपचुनाव हुआ हमारे यहाँ, इस समय आपको पता है कि समाजवादी पार्टी का इकाइयां भंग चल रही है, लेकिन एक सामान्य रूप में सारे के सारे लोग आके जिस तरीके से चुनाव में लगे और काम हुआ और जिस तरह से किया एकजुटता के साथ, तो वो एकजुटता मुझे पूरे प्रदेश में वर्कर्स में दिखाई दे रही है। और इसी वर्कर्स की एकजुटता के आधार पर, और चूंकि सब लोग की सदिच्छा है, और जब वर्कर्स की सदिच्छा होती है तो वो कहीं ना कहीं अमल में आती है। और मुझे लग रहा है कि
मैनपुरी और रामपुर में अगर चुनाव की दृष्टि से कहें तो कोई हमें दिक्कत नहीं आ रही है। भारतीय जनता पार्टी एक हमारे विपक्षी दल है, वो सत्ता में है, उनको पूरा अधिकार है, वो कोई भी कमेंट करेंगे वो अपने हित के लिए करेंगे, तो उनका अधिकार है। और हम अपने संगठन के दम पर, कार्यकर्ताओं की ताकत के दम पर ये पूरा यकीन है कि रामपुर में भी और मैनपुरी में भी हमें सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है विवेक जी, मुझे ऐसा लगता है ये एक बात है, क्योंकि जिस तरह से आज हम चर्चा कर रहे हैं ना, अब किसकी पिक्चर हिट होगी किसकी फ्लॉप होगी ये जनता के हाथ में है, ये हमारे हाथ में नहीं है। हम सिर्फ समीकरणों पे बात कर सकते हैं, एक माहौल पे बात कर सकते हैं, लेकिन वाकई में वर्तमान स्थिति है, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को लगता है ये दोनों सीटें उनकी ही होंगी। ऐसा पहले भी आजमगढ़ और जगह को लेके हुआ था, लेकिन बदलाव हुआ। मुझे लगता है एक बहुत बड़ा जनता का जो भूमिका है वो बहुत निर्णायक होती है, यहाँ भी कुछ ऐसा होगा। लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या कुछ ऐसा तैयार है, या ऐसा कोई बड़ा मुद्दा है, या ऐसी कोई बात है जिससे जनता को आप समझा पाएंगे कि रामपुर आपको मिले। मैनपुरी तो खैर अभी वक्त है, लेकिन फिर भी हम उसको, क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं तो उसको भी लेकर चलेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, सिर्फ सहानुभूति नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं इसके पीछे। देखिए राखी जी, रामपुर में तो सबसे बड़ा मुद्दा आजम खान है। किस कारण से बार बार रामपुर में चुनाव होने की नौबत आ रही है, यही अपने आप में मुद्दा है। एक बार उन्होंने विधानसभा के लिए लोकसभा छोड़ी, एक बार बदजुबानी के लिए विधानसभा सदस्यता जा रही है। तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति के परिवार को जनता वहां क्यों चुनेगी? लेकिन तो लेकिन बार-बार विवेक जी चुनाव एक बात ठोकने है, का वहाँ अपराधी है। विवेक जी एक बात गौर करने वाली है, जब भी चुनाव लड़े हैं चुनाव जीते हैं, जब वाइफ आई उनकी वो भी जीत जाती हैं। अब जो स्थितियां परिस्थितियां बनी वो एक तरफ है, तो इसके पीछे की वजह क्या? जनता तो वोट कर रही है ना। जनता तो वोट कर रही, लेकिन जनता ये भी तो समझ रही है कि किस तरह से उनके कारण बार बार रामपुर के चुनाव थोपे जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव का उपचुनाव उन्हीं के नाते हुआ, विधानसभा का उपचुनाव होने की नौबत उन्हीं की वजह से आ रही है। ऐसे बदजुबान आदमी को या उसके परिवार को विधानसभा लोकसभा भेजने की आवश्यकता क्या है? वहां पे सबसे बड़ा मुद्दा आजम खान ही, उनकी बदजुबानी ही है। और इस बदजुबानी पे अब की न्यायालय ने मुहर लगाई है। ये भारतीय जनता पार्टी की एजेंसी नहीं है। न्यायपालिका ने बताया कि हाँ ये आदमी बदजुबान है, इसको हेट स्पीच के नाते हम इसकी 3 साल की इसको सजा सुना रहे हैं, और तब सदस्यता आ गई है। ये सोशल मीडिया का युग है। ये इसमें कुछ, अब जनता को बहुत चीजें समझाने बताने की आवश्यकता नहीं, सब जनता के पास अपने आप तमाम माध्यमों से क्षण की चीजें पहुंच जाती है। वहां तो वहां रामपुर में तो आजम खान खुद अपने आप में एक मुद्दा है। ठीक है, अब देखिए जो भी है, लेकिन एक व्यक्तित्व तो है, एक काम तो है। अब क्या होगा ये ठीक है, इस निर्णय के बाद कितना प्रभाव पड़ेगा ये वाकई देखना दिलचस्प होगा। समय हो गया है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो ये तो सिर्फ झांकी है और पिक्चर अभी बाकी है, वाकई में पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि यूपी की सियासत में ये जो उठापटक है ये बहुत दिलचस्प होती जा रही है, बहुत महत्वपूर्ण है। जितनी ही इंपॉर्टेंट समाजवादी पार्टी के लिए, या जितनी करीबी रामपुर और मैनपुरी की सीट सपा के लिए रही है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी उसे हथियाने की कोशिश करेगी, लेकिन इतना आसान नहीं होगा। क्या होगा ये आने वाले समय में देखेंगे। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।